Hello bachcha log. In the last turn we were discussing about the long answer questions of magnetism, that is magnetic effect of current. In this session we will discuss the short answer type question, that is rapid fire round, and we will discuss each and every question not in great detail. जहां तक जितनी जरूरत होगी हम लोग सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म को इजी तरीके से पढ़ना है, जो एग्जाम में हम हर चीज कर पाएं, बढ़िया तरीके से मैग्नेटिज्म को निभा पाएं और बेकार की और फालतू की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज नहीं करना है. एंड रिमेंबर क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के आएंगे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन, राइट. क्वेश्चन नंबर 18 से पहले क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. दे आर आस्किंग अबाउट द लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स एक्सप्लेन करिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एफ, दैट इज वेक्टर वी, वेक्टर बी एंड क्यू. यानी कि यहां पर क्यू, वेक्टर वी और वेक्टर बी के टर्म्स में लॉरेंज फोर्स को एक्सप्लेन करना है. जबकि आप जानते हैं लॉरेंज फोर्स जो होता है दैट इज वेक्टर एफ, वो ऐसे लिखा जाता है Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. ये F लॉरेंज फोर्स ऐसे करके ये ऐसे लिखा जाता है. एक्चुअली क्या होता है कि लॉरेंज फोर्स में दो कंपोनेंट होते हैं. नंबर वन इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, and number two is magnetic component, this is magnetic component. So अगर आपसे पूछा जा रहा है लॉरेंज फोर्स एक्सप्लेन करिए इन टर्म्स ऑफ Q, V एंड B, दैट मीन्स आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूछा नहीं गया. आप ये कहेंगे कि दैट मीन्स दे आर आस्किंग लॉरेंज फोर्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो यहां पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. ये लॉरेंज फोर्स है इन दिस केस. आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 18. अगर चार्ज Q एंटर कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, Q चार्ज इज एंटरिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V, और वो पूछ रहे हैं व्हेन द फोर्स विल बी मैक्सिमम. फोर्स मैक्सिमम कब होगा? उसके लिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था मैग्नेटिक फोर्स का, इसका अगर हम स्केलर फॉर्म लें तो ये आएगा QVB sin थीटा. यू नो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर V. इन दोनों के बीच में एंगल है. सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, अगर वेक्टर V is perpendicular to vector B, vector V is perpendicular to vector B, that means if the charge is entering perpendicularly in the external magnetic field, the force will be maximum. और ये maximum force होगा. How much it will be? कितना force होगा? This will be simply QVB. So the force in this case will be maximum. Now in the question number 19, force, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, और यहां पर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. सो 19th क्वेश्चन, इसके दो पार्ट हैं. पार्ट नंबर ए, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. बहुत आसान चीज है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फोर्स जीरो कब होगा? नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, दैट मीन्स ये मिनिमम फोर्स भी होगा, दिस विल बी जीरो. कब? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. और साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्रीज हो. दैट मीन्स वेक्टर V इज पैरेलल टू वेक्टर B और वेक्टर B इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर B. That means the charge is moving along the direction of magnetic field or the charge is moving opposite to the direction of magnetic field. Then magnetic field के direction में उसके opposite अगर charge move कर रहा है तो ये कोई magnetic force experience नहीं करेगा. वो बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, उसके ऊपर magnetic force का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. पार्ट नंबर B, पार्ट नंबर B में ये हो रहा है कि यहां पर उन्होंने कहा कि एक सोलेनॉइड है and this solenoid
चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन दिस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है कि सोलेनॉइड में ये इसमें ऐसे करके दीज आर द कॉइल्स, वाइंडिंग्स, और उसके बाद में यहां पर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी, लाइक दिस, ऐसे करके। These will be the direction of the magnetic lines of forces. ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होगी सोलेनॉइड में। अब उन्होंने ये कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स, ये चार्ज पार्टिकल है विच विल एंटर लाइक दिस। जब ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे होगा जिस समय, उस समय ये मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v, तो उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? तो आप देखिए, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल q है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय दिस सोलेनॉइड, सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल F will be equal to QVB sin theta, as charge particle is moving along the direction of magnetic lines of forces, so theta will be equal to 0 and hence force will be equal to 0. That means no force is experienced by these charge particles moving along the direction of magnetic field. Now next is question number 20, और उसमें ये पूछ रहे हैं what is the use of cyclotron. साइक्लोट्रॉन पहले क्या होता है, शॉर्ट में ये बात समझ लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद में यूज ऑफ द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाया जाता है। सो बेसिक यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन इज एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। दिस इज पार्टिकल एक्सीलरेटर। पार्टिकल एक्सीलरेटर है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को भी एक्सेलरेट कराया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज को भी एक्सेलरेट कराया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का क्योंकि मास कम होता है, इसलिए कम मास की वजह से वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी तक एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास की वजह से उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट जब पहुंचेगी तो उसका मास वेरी करने लगेगा। सो दैट इज व्हाई नेगेटिव चार्जेस आर नॉट एक्सेलरेटेड, या जरूरत पड़ेगी तो एक्सेलरेट करवाए जा सकते हैं। मेनली साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्जेस, लाइक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया जाता है। ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में प्रोटॉन, एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स को स्ट्राइक करवा के उसको, जो हेल्दी टिश्यूज हैं उसको विदाउट डैमेज किए हुए ट्यूमर को रिड्यूस करके या फिर ट्यूमर को ब्रेक करके निकालने में ये बहुत यूजफुल होता है। सो प्रोटॉन्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्यूमर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटिंग द ट्यूमर्स, and protons can be accelerated by using the cyclotron. The next question is, that is question number 21, और question number 21 में ये पूछ रहे हैं स्टेट बायोट सावर्ट लॉ। सो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट बायोट सावर्ट लॉ अगर आएगा लिखकर, तो आप सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर बनाएंगे, उसके बाद में उस करंट कैरिंग वायर में एक स्मॉल डीएल, वेक्टर डीएल एलिमेंट लेंगे। इसमें देखिए ये करंट फ्लो कर रही है, दिस करंट इज आई करंट इज फ्लोइंग। मान लेते हैं कि इसकी वजह से यहां पर हमको कोई पॉइंट P दिया हुआ है, जहां पर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग वायर। दिस एंगल इज थीटा मेड बाय द डीएल, वेक्टर डीएल लेंथ एलिमेंट, एंड पोजीशन वेक्टर, दैट इज वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर और डीएल ये दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं, लेट्स कंसीडर दिस इज थीटा। कैसे लिखोगे भैया जी? बायोट सावर्ट लॉ अगर ये लिखना है तो आप ये वाला फिगर बनाओ और ये वाली इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या होगी? दैट इज वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर whole upon vector dl cross vector r whole upon r cube. This is vector form of Biot-Savart law. और जब भी ये क्वेश्चन आएगा स्टेट बायो-सावर्ट लॉ, स्टेट एम्पियर्स लॉ, स्टेट गॉस लॉ या स्टेट कूलम्स लॉ, आपको वेक्टर फॉर्म ही लिखनी है, एंड दैट इज कंप्लीट। एक नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का भी वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या होता है? दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट
वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। क्या कहेंगे इसको? हम ये कहते हैं that is line integral of magnetic field in a closed loop is always mu naught times of the total current passing through it. Line integral of magnetic field for a closed loop is mu naught times of the total current passing through it. Now in next question, that is question number 23, एक circular current carrying coil दिया हुआ है जिसमें n number of turns हैं and we have to find out the magnetic field या magnetic flux density. So this is question number 23. बिल्कुल आसान सवाल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर बी कैलकुलेट करना है। म्यू नॉट आई बाई 2r इसका फॉर्मूला होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने दिए हुए हैं 50 टर्न्स दिए हुए हैं तो इसमें भैया कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू कैसे आपको भी एग्जाम में कैसे रिप्लेस करनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। करंट यहां पर दिया हुआ है, दैट इज करंट इज 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, रेडियस इज गिवन 0.5 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 5 5 जा 25 और ये 4 जा 250, 4 जा 1000, 10 पावर माइनस 7 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आंसर आया। और इजी फॉर्म में लिखें तो इसको हम 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो किस में निकल के आएगा ये? एसआई यूनिट इसका क्या है? टेस्ला। तो आंसर इज कंप्लीट। 23rd, ये याद रहे कि आपको डेसिमल में आंसर निकालना है, डेसिमल की 2 प्लेसेस तक। सो इसलिए आपका, क्योंकि आईएससी में कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए ये डेसिमल में निकाल के छोड़िए, बेहतर होगा। पाई के टर्म्स में आंसर ना छोड़िए, अदरवाइज मार्क्स कटने का डर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और वो कह रहे हैं डिफाइन एम्पियर। डिफाइन एम्पियर, ये हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले से डिस्कस्ड क्वेश्चंस को एक आध बार हम रिपीट कर सकते हैं, इसलिए कि ये क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इन दोनों के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या एक्ट करेगा? यहां पर अगर स्मॉल r डिस्टेंस है, करंट यहां पर I1 फ्लो कर रही है और यहां पर करंट I2 फ्लो कर रही है। सो द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। क्या होगा? कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को? 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए ये बोलना पड़ेगा I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर है। रेडियस सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर्स इज ऑल्सो 1 मीटर। So the force per unit length will be what? Mu naught upon 4 pi into 2. That is 2 into 10 to the power minus 7. Means 1 ampere is that current which when flow in both of the 2 wires, then the 2 wires will experience the force on each other, or the 2 wires, each wire will exert force on each other exactly 2 into 10 to the power minus 7. I repeat. The force exerted per unit length of the wire 1 to the wire 2 will be 2 into 10 to the power minus 7 exactly when the 2 wires are separated by distance 1 meter and the current is flowing. Now is what? 1 ampere. So 1 ampere current is flowing जब इनके ऊपर force जो act कर रहा होगा, that is 2 into 10 power minus 7. Now the next question is question number 25. क्वेश्चन नंबर 25 में ये है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर। उसके बाद में ये कहा गया है कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का प्लेन जो है, दैट प्लेन ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉलिंग ऑन इट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के ऊपर, मान लेते हैं ये ऐसे करके ये करंट फ्लो कर रही है। करंट कितना फ्लो कर रही है वो हम बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। क्या कैलकुलेट करना है? उन्होंने कहा टॉर्क, टाउ इज टू बी कैलकुलेट। टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला वैसे होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b।
वेयर वेक्टर m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये mb sin थीटा हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये NIAB sin थीटा हो जाएगा। वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा क्या चीज है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या हम ये कहें थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज वेक्टर बी। एरिया वेक्टर कहें या मैग्नेटिक मोमेंट कहें, वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट या फिर एरिया वेक्टर will be acting along this direction. So theta will be equal to 0 and that is why remember the torque in this case will be equal to 0, क्योंकि sin theta की वैल्यू 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, so the torque will be 0. No torque will be acting on this circular current carrying coil. ये क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अगला आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहे हैं in moving coil galvanometer what is meant by radial magnetic field? radial magnetic field क्या होता है? radial magnetic field moving coil galvanometer में आपने देखा था, जब मैंने MCG आपको क्लियरली पढ़ाया था तो वहां पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्केव पोल पीसेस, ये देखिए ये नॉर्थ पोल और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर ये कॉन्केव पोल पीसेस में साउथ पोल आ रहा है, ऐसे करके दिस इज द साउथ पोल। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पोल्स है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी मूविंग लाइक दिस, ऐसे करके ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। यहां पर अगर आप देखिए ये सॉफ्ट आयरन कोर लगाया गया था, इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली इनवर्ड जा रही है इस सॉफ्ट आयरन कोर की तरफ, और यहां से ये रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं सॉफ्ट आयरन कोर से। सो दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? कॉन्केव पोल पीसेस। पोल्स जो है मैग्नेटिक पोल जो है वो कॉन्केव शेप में है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की विशेष बात ये होती है कि ये सभी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अवेलेबल है। दूसरी चीज, सेंटर पर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। सो व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्केव पोल पीसेस इज व्हाट वी कॉल एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन। मैंने आपको पहले भी बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये फैक्टर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हम यहां पर देख रहे हैं और मैंने आपको बताया था करंट सेंसिटिविटी के बारे में, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एम्पियर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एम्पियर फ्लो ऑफ करंट, NAB डिवाइडेड बाय C। उन्होंने दो फैक्टर्स पूछे, हमने चार बता दिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड टॉर्शनल कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज 27। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता चुका हूं। वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, लार्ज शंट रेजिस्टेंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में। अगर रेजिस्टेंस लार्ज है सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, and very small shunt resistance should be connected to convert a moving coil galvanometer into ammeter। ammeter में अगर कन्वर्ट करना है very small shunt resistance, और जब small shunt resistance होगा तो किस में कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल में। आप देखते हैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस करने के लिए ही वहां पर शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और जब रिड्यूस किया जाएगा तो उसके लिए स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। I repeat, वोल्टमीटर के लिए लार्ज शंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एमीटर में कन्वर्ट करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर
29 हो गया है और 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर। एमीटर में शंट रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है? भाई एमीटर जो है उसमें क्या करेंगे, जब भी ये टोटल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी एक्सटर्नल सर्किट में लगाया जाए तो उसकी करंट को इफेक्ट ना करे। उसी तरह से एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो शंट रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू एमीटर so that the resistance is reduced। अब resistance अगर reduce करना है, very small shunt resistance should be connected in parallel with moving coil galvanometer। एक और बहुत पते की बात आपको बताते हैं, वो पते की बात ये है कि जब आप पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस लगाते, जैसे एक रेजिस्टेंस आपने लगाया 0.5 ओम का रेजिस्टेंस और दूसरा ये R1 की वैल्यू है और R2 की वैल्यू हमने लगाया है दैट इज 500 ओम। याद रखिएगा कि जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और कितना रिड्यूस हो जाएगा? पैरेलल में कनेक्शन करने पर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज कम स्मॉलर देन द स्मॉलर वन, स्लाइटली स्मॉलर देन द स्मॉलर वन। इसका इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो 1/R1 इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे करके आता है। R1 R2 सॉल्व करते हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 से भी स्लाइटली लेस आएगा, मतलब 0.4 रफली ऐसे करके ओम के आसपास या 0.39 के आसपास। तो जो एमीटर होता है उसमें ये जो R2 है, मान लेते हैं उसका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, कॉइल्स का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और उसके बाद में अब हमें इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कम करना है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हम कहीं पर करंट मेजर करने के लिए लगाएंगे। छोटा रेजिस्टेंस हो तो वो सर्किट को रेजिस्टेंस के हिसाब से इफेक्ट नहीं करेगा, करंट रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसके साथ पैरेलल में एक छोटा शंट रेजिस्टेंस लगा दिया 0.5। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर दैट विल बिकम स्मॉलर देन द स्मॉलर वन, छोटे से भी कम हो जाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि उस एमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम होगा और अगर हम इसमें पैरेलल में लगा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, दैट इज 0.4। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 30, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि that the horizontal component of Earth's magnetic field, ये BH से डिनोट किया जाएगा, horizontal component of Earth's magnetic field is 1/√3 times to that of vertical component, 1/√3 times to that of the vertical component of Earth's magnetic field। Find the angle of dip, यहां पर angle of dip निकालना है। बच्चे लोग एंगल ऑफ डिप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट रखा हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर केवल एंटर करता है। अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है, परपेंडिकुलर फॉल करती है एट द पोल्स एंड पैरेलल चलती है एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे पैरेलल और पोल्स पे परपेंडिकुलर। तो आप देखिए कि इस तरीके से, और बाकी सब जगह पर टिल्टेड होती है। अगर ये अर्थ सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे करके ये ऐसे चलेगी। सो दिस विल मेक सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब आप देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ये बीई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा दैट इज बीई साइन थीटा, दिस इज बीई साइन थीटा, और इसको बोलते हैं दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस बीई का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ दैट विल बी बीई कॉस थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आप देखें अगर हम यहां पर BV अपॉन BH करें तो यहां से ये आना चाहिए साइन थीटा अपॉन cos theta, which is tan theta. So tan theta will becomes equal to BV by BH, और BV by BH ये वैल्यू यहां पर दी हुई है, यहां से BV अपॉन BH निकाले तो ये √3 आ जाएगा। So this will comes out to be √3,
और √3 अगर आ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू √3 बच्चे लोग कहां होती है, जहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज होती है. सो एंगल ऑफ डिप इज कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज इन दिस केस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31. एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्रीज. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. नेम द पैरामीटर्स, या फिर इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. पैरामीटर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फुल्ली स्पेसिफाई करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 ये 1 मार्क क्वेश्चन है. इसको पैरामीटर्स या फिर इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, 3 एलिमेंट होते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के. नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय अल्फा. नंबर 1 एंगल ऑफ declination. Angle of declination. Number 2 is angle of dip. Angle of dip. And number 3 is horizontal component. Horizontal component of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. Angle of declination, angle of dip. Angle of declination is basically denoted by alpha. इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं. Angle of dip is denoted by theta. इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. And the next one, that is horizontal component of Earth's magnetic field, as discussed earlier, BH. Horizontal component of Earth's magnetic field को BH से डिनोट करते हैं. Angle of declination, angle of dip, horizontal component of Earth's magnetic field. These are the 3 components, or these are the 3 elements which are required to explain the Earth's magnetic field. Now in the next question, that is question number 33, वो कह रहे हैं define angle of dip. तो भाई अगर angle of dip को define कर रहे हैं तो हम angle of declination को क्यों ना define करें, दोनों का definition एक साथ सीख लेते हैं. कहीं पर एंगल ऑफ डिप का डेफिनेशन आएगा, कहीं पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का डेफिनेशन आएगा. देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हम यहां पर एक किताब की तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. खुली हुई किताब है ये, मेरा जीवन खुली हुई किताब है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं. लाइक दिस, ये दीज आर द 2 पेजेस ऑफ द बुक. ऐसे करके ये हमने बनाया है. This angle is called alpha, and the another, that is ऐसे करके ये एक नीडल हमने बनाई है. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नीडल. और ये मैग्नेटिक नीडल यहां से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, दिस एंगल इज व्हाट वी कॉल एज थीटा. अल्फा जो है वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है और जो थीटा है वो एंगल ऑफ डिप है. अभी इसको डिफाइन करने में हमें काफी आसानी होने वाली है विद दिस फिगर. इस फिगर में जो हमने पीछे वाला ये दिखाया हुआ है, दिस इज 1, एक आगे वाला पन्ना है, एक पीछे वाला पन्ना है. कवर पेज के 2 अलग अलग पेजेस हैं. इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये वाला जो है, जो फ्रंट वाला पेज है, दिस पेज, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड जो पीछे वाला ये वाला पेज है, इसको हम बोल रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो सबसे सही और स्मॉल और डायरेक्ट डेफिनेशन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अल्फा, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट हो गई, दैट द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. What? I am repeating, angle between geographic meridian and magnetic meridian is called as angle of declination alpha. This is angle of declination. Angle of declination, ये लीजिए, ये angle of declination आ गया, बन गया angle of declination. Now what is angle of dip?
उससे पहले हम ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन जैसे हम ये कहेंगे कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच इज डिसाइडेड बाय, कैसे डिसाइड की जाती है? पोजीशन ऑफ द राइजिंग सन। सूर्य पूर्व में उगता है और उसके पीछे पश्चिम दिशा होती है, सो पोजीशन ऑफ द राइजिंग सन विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो भी होगी अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, अगर एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर दें तो उस वॉल को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। दैट मीन्स व्हाट? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस अलोंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उससे डिफरेंट होती है। कैसे निकाली जाती है? कंपास निडल रखिए और कंपास निडल वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उससे थोड़ा सा टिल्टेड होगी। मैं फिर से क्लियरली बताता हूं, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उससे थोड़ी सी टिल्टेड होगी। एंगल कितना रहा होगा? वो एंगल इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और उसमें एक परपेंडिकुलर वॉल खड़ी कर दी जाए अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। दैट मीन्स व्हाट? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस lying in the magnetic north-south direction is what we call as magnetic meridian. Plane perpendicular to the earth surface lying along the direction of geographic north-south direction is what we call as geographic meridian. And angle between geographic meridian and magnetic meridian is what? Angle of declination. Angle of dip की बात करते हैं। अब एंगल ऑफ डिप में हम क्या करेंगे? एक हम मैग्नेटिक निडल लेंगे, कंपास निडल लेंगे, और कंपास निडल को हम ऐसे करके, ऐसे होती कंपास निडल, ऐसे रोटेट करती, उसको इस प्लेन में रखेंगे। अब कंपास निडल जो होगी वो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे करके ऐसे एंटर करती है, तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन में कंपास निडल भी नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, डाउनवर्ड पॉइंट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये है, कंपास निडल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे डिप्रेस्ड होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल नीचे आएगी। कब? जब हम उस कंपास निडल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में लाएंगे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल। कंपास निडल क्या होती है? वो छोटा बार मैग्नेट होता है, स्मॉल बार मैग्नेट होता है। सो व्हाट आई से, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल in the vertical plane along the magnetic meridian is down the horizontal, is certain angle down the horizontal, and this angle theta is what we call as angle of dip. The angle through which the freely suspended magnetic needle in the vertical plane is pointing downward with the horizontal in the magnetic meridian is what we call as angle of dip. तो दो चीजें हो गई, angle of dip and angle of declination. This is angle of dip, this is angle of declination. Angle between geographic meridian and magnetic meridian is called as angle of declination. अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहे हैं, ये 33 का सेकेंड पार्ट है, state the relation between magnetic susceptibility and relative permeability. देखिए, relative permeability और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा से डिनोट करते हैं एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू आर -1। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर -1 होती है एंड म्यू आर में से सब्ट्रैक्ट करिए, -1 करिए, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी नहीं होता है, कई लोग सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। माय डियर, दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एस से स्टार्ट होगा और SUSCEPTIBILITY, magnetic susceptibility is relative permeability, -1 is magnetic susceptibility. अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड B at a point in the end-on position of an axial position of the magnetic dipole. डेरिवेशन नहीं चाहिए इनको, एक्सियल पोजिशन में ये क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए एक्सियल पोजिशन, पहली बात तो ये हमने एक मैग्नेट बना दिया, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। इसकी एक्सियल पोजीशन क्या होगी? वो ये हो गई एक्सियल पोजीशन। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी थी, बिल्कुल उसी फॉर्म में हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां लिखने जा रहे हैं। वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे। एक्सियल पोजीशन में वहां 2p/r³ होता था, यहां पर 2m अपॉन r³ लिखेंगे, 2m अपॉन r³ लिखेंगे। देखिए कैपिटल M और स्मॉल m, कुछ जगह पर कैपिटल M से मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं, कुछ जगह पर स्मॉल m से मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं। यहां जो हमने m लिखा हुआ है इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट। 2m/r³ ये एक्सियल पोजीशन है, ये एंड ऑन पोजीशन है। अगर ये ब्रॉड ऑन होती तो फिर क्या होता भैया, यहां से 2 हट जाता। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे ये मैग्नेट के सीधे यहां पर एक पॉइंट जाता, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता, क्या होता, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r³। यहां से मामला खत्म हो जाता। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहे हैं स्टेट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। पहली बात तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से डिनोट करेंगे और इसका NIA ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम ये क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, एक जो बार मैग्नेट होता है उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। दोनों के केस में डायरेक्शन हम एक ही तरह से निकालेंगे। जैसे ये m = NIA है, सबसे पहले यूनिट निकालते हैं एम्पियर करंट के लिए, और एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर is the unit of this magnetic dipole moment. This is dipole moment. Magnetic dipole moment का यूनिट है that is ampere meter square. दूसरी चीज डायरेक्शन कैसे निकालें। डायरेक्शन के लिए हम दोनों में अलग अलग देखेंगे। जैसे हमने एक ले लिया है बार मैग्नेट, इसमें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसके अलावा एक हमने ले लिया है करंट कैरिंग कॉइल, जैसे हमने ये लिया करंट कैरिंग कॉइल। इसमें करंट कैरिंग कॉइल में ऐसे करके ये करंट फ्लो कर रही है, आइदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी, दोनों में से कोई भी एक होगा। मान लेते हैं हम दोनों बना ले रहे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे करके है क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप देखिए हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। यहां मैग्नेटिक मोमेंट, अब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ डायरेक्टेड होता था। जैसे वहां पर -q होता था वैसे ही यहां पर साउथ पोल है। मैं रेफरेंस के लिए यहां पर ऊपर -q लिख दे रहा हूं और यहां पर मैं +q लिख दे रहा हूं, और यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा that will be directed along this direction. Vector m is directed from south pole towards north pole. ये अगर बार मैग्नेट की बात आ रही है उस केस में। यहां पर भी आप देखें तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरीके से ही हम निकाल पाते हैं यहां पर भी, लेकिन उसका एक और शॉर्ट मेथड भी निकालेंगे। जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, यहां पर आपसे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पूछेगा आप बोलेंगे NIA, और अगर आपसे पूछेगा हाउ विल यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि पहले हम देखें कि यहां साउथ पोल बन रहा है कि नॉर्थ पोल बन रहा है। तो फेसिंग साइड, बाहर की तरफ, ये आप देखेंगे कि यहां पर ऐसे करके ये साउथ पोल बन रहा है। इस वाले में अगर साउथ पोल फेसिंग साइड में बन रहा है तो नॉर्थ पोल इसके अंदर की तरफ बन रहा होगा। तो यानी कि साउथ से अगर नॉर्थ अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो साउथ से नॉर्थ, यानी कि बाहर साउथ अंदर नॉर्थ, परपेंडिकुलर इनसाइड। ये परपेंडिकुलर इनसाइड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हियर। यहां पर आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि बाहर की तरफ जो हमें दिखेगा वो ऐसे करके नॉर्थ पोल हमको दिखेगा। अगर बाहर की तरफ नॉर्थ पोल दिख रहा है तो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ क्या बन रहा होगा, साउथ पोल। फिर साउथ से नॉर्थ किधर डायरेक्शन आएगा, अंदर से बाहर की तरफ। So perpendicular outside that will be showing the direction of magnetic dipole moment. Perpendicular outside, यहां पर perpendicular inside और यहां पर perpendicular outside, that is the direction of magnetic dipole moment.
नहीं तो सब कुछ छोड़ के राइट हैंड थंब रूल ले लीजिए। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल, कर्ल्ड फिंगर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। सो राइट हैंड थंब रूल, कर्ल्ड फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ करंट के डायरेक्शन में रखिए। थंब जो होगा वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिखाएगा, परपेंडिकुलर इनसाइड। यहां पर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, कर्ल्ड फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दैट मींस थंब इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो राइट हैंड थंब रूल से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ magnetic dipole moment. Now the last question, that is question number 36, और वो डिफाइन करना है आपको, that is Curie temperature. Curie temperature क्या होता है? Curie temperature बेसिकली ये होता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको जब हीट किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो शुरुआत में उसका टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो बहुत अनइवन तरीके से बढ़ता है। ऑलमोस्ट ज्यादा चेंज नहीं आता है लेकिन बहुत अनइवन होता है। ऑलमोस्ट सेम रहेगा या थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और जो भी चेंज आएगा वो रेगुलर चेंज नहीं होगा, वो उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद एक क्यूरी टेम्परेचर आएगा, और क्यूरी टेम्परेचर के बाद भी अगर आपने हीट करना नहीं छोड़ा तो अब उसका फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज होने लगेगा। सो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which ferromagnetic substance will start behaving like a paramagnetic substance। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक कैरेक्टर रिड्यूस होने लगता है। सो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? वेरी सिंपल, is the temperature above which when a ferromagnetic substance is heated will start behaving like a paramagnetic substance। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है रैपिड फायर राउंड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म के, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल तीखे मीठे हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। एंड दिस यूनिट विल बी वाइंड अप probably in the next session or next to next session, right? Thank you.